हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी चर्चा होगी शोध प्रारूप या रिसर्च डिजाइन के विषय में। रिसर्च डिजाइन क्या है, क्यों बनाई जाती है, इसकी उपयोगिता क्या है और रिसर्च डिजाइन की विषय वस्तु क्या होती है। किन किन बातों को एक रिसर्च डिजाइन में सम्मिलित किया जाता है। तो रिसर्च डिजाइन किसी भी शोध कार्य का आईना होती है, एक तरह की रूपरेखा होती है रिसर्च की। रिसर्च डिजाइन जैसे एक शिल्पी भवन बनाने जाता है या एक फैशन डिजाइनर किसी नए फैशन को दुनिया के सामने लाता है, तो उससे पहले वो उसका एक खाका तैयार करता है, एक डिजाइन तैयार करता है, उसकी एक योजना बनाता है। जितनी अच्छी उसकी योजना होगी, जितनी अच्छी डिजाइन होगी, उतना ज्यादा उसका कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होगा, उसका भवन अच्छी तरह बन सकेगा या वो आकर्षक फैशन डिजाइन को दुनिया के सामने लॉन्च कर सकेगा। ठीक उसी तरह सामाजिक अनुसंधान भी एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिसको व्यवस्थित ढंग से करने के लिए उसकी योजना पहले बनानी पड़ती है, उसकी रूपरेखा बनानी पड़ती है कि हमें क्या शोध करना है, कैसे शोध करना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए जब एक शोधकर्ता शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही शोध कार्य की रूपरेखा बना लेता है, तो उस रूपरेखा को शोध प्रारूप या शोध प्ररचना या फिर रिसर्च डिजाइन कहते हैं। रिसर्च डिजाइन क्यों बनानी जरूरी होती है, क्यों आवश्यक है? क्या बिना रूपरेखा तैयार किए हम शोध कार्य की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते, या शोधकर्ता बिना योजना के ही शोध कार्य को संपन्न नहीं कर सकता? ये प्रश्न उठता है और उस प्रश्न का जवाब ये है कि बिना शोध डिजाइन बनाए शोध कार्य के क्षेत्र में कदम रखना भटकाव को आमंत्रित करना होता है। ये वैसे ही होता है कि हम घर से घूमने के उद्देश्य से निकल तो लें, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ ठहरना है। तो अगर शोधकर्ता बिना रूपरेखा बनाए ही शोध कार्य करने लगता है, तो उसे कदम कदम पर दिक्कत आती है। उसे समझ में नहीं आता कि कौन से तथ्य कहाँ से इकट्ठे किए जाएं और कैसे इस रिसर्च को व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाए। तो रिसर्च डिजाइन बनाने का लाभ ये होता है कि शोधकर्ता को शोध कार्य को सहजता पूर्वक करने में सहायता मिलती है। जब हमारे पास पहले से ही डिजाइन होती है, पहले से ही ये तयशुदा मापदंड होते हैं कि हमें क्या सूचनाएं कहाँ से इकट्ठा करनी है, तो हम उसी टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, अनावश्यक अपना समय बर्बाद नहीं करते। हम उन्हीं लोगों से संपर्क करेंगे जिनसे हमें तथ्य चाहिए। हम किसी भी झुंड में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। शोधकर्ता किसी भी तथ्य को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करेगा।
तो शोध कार्य को सहज रूप में संपन्न करने के लिए, शोध कार्य में कम समय लगे, कम पैसा खर्च हो और कम पैसे और कम समय में ज्यादा से ज्यादा तथ्य एकत्रित किए जा सकें, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शोध प्रारूप का निर्माण उपयोगी होता है। जब एक शोधकर्ता शोध प्रारूप पहले से ही बना लेता है, ये तय कर लेता है कि किन प्रविधियों का उपयोग उसके द्वारा शोध कार्य में किया जाएगा, किन के माध्यम से वो तथ्य संकलित करेगा, किन प्रविधियों के माध्यम से तथ्यों का वर्गीकरण करेगा, उनका विश्लेषण करेगा, निष्कर्ष निकालेगा, तो जब वो व्यवस्थित ढंग से रिसर्च वर्क में आगे बढ़ता है तो जो निष्कर्ष निकलते हैं वो निष्कर्ष काल्पनिक नहीं होते, बल्कि तथ्यों पर आधारित होने के कारण, सत्य पर आधारित होने के कारण वैज्ञानिक होते हैं और विश्वसनीय होते हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता है। ये रिसर्च डिजाइन का लाभ होता है। इससे इस उद्देश्य की पूर्ति होती है कि विश्वसनीय और वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति के लिए शोध प्रारूप निर्मित किया जाना आवश्यक है। इसके साथ साथ शोध प्रारूप का लाभ ये भी होता है कि जब एक शोधकर्ता पहले ही रिसर्च का पूरा खाका खींच लेता है कि उसे किस विषय पर, किन प्रविधियों के माध्यम से, किन लोगों से तथ्य इकट्ठा करना है, तो फिर उस शोध कार्य में उसके पूर्वाग्रह की संभावना बहुत कम होती है, उसके पक्षपात की संभावना बहुत कम होती है। जहां कहीं भी तथ्य संकलित करते समय, साक्षात्कार लेते समय, अवलोकन करते समय उसके मूल्य जब उसे प्रेरित करते हैं, तो ये वो रिसर्च डिजाइन ही होती है जो उसने पहले से बना रखी है, जो उसे भटकने से बचाती है, जो उसे उसके पूर्वाग्रह से मुक्त करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि रिसर्च डिजाइन में उसने ये रास्ता तय किया है शोध का, उसको उसी रास्ते पर चलना चाहिए, भले ही हमारा मन, हमारे मूल्य उसे बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि हम इस तथ्य को अपने मूल्यों के अनुरूप देखें और विश्लेषित करें। तो जब जब शोध कार्य में शोधकर्ता के मूल्य हावी होने लगते हैं, उसके व्यक्तिगत पक्षपात हावी होने लगते हैं, शोध प्रारूप उस पक्षपात से शोधकर्ता को मुक्त करने का कार्य करती है, शोधकर्ता को भटकाव से बचाती है, उसे सही दिशा दिखाती है। इसके साथ साथ शोध प्रारूप बना लेने से एक अनुसंधानकर्ता कुछ निश्चित विषयों तक ही अपने शोध कार्य को सीमित रखता है, क्योंकि सामाजिक जीवन का क्षेत्र इतना व्यापक है कि हम एक छोटी सी घटना या छोटे से व्यवहार का भी अध्ययन करने जाते हैं तो उसके इतने सारे पक्ष हमारे सामने आ जाते हैं, शोधकर्ता के सामने आ जाते हैं, कि वो भ्रम की स्थिति में पड़ जाता है कि किस पक्ष को वो अपने तथ्य के रूप में ले या किस पक्ष को छोड़े। जैसे कोविड-19 की महामारी को ही आप ले सकते हैं। अगर आप इसे अपने शोध विषय के रूप में चुनते हैं और तथ्य संकलित करने चाहते हैं, तो कोविड-19 का विषय इतना व्यापक है, इतना बहुपक्षीय है कि हमारे सामने सहज ही भटकाव की स्थिति रहती है कि हम किस पक्ष को लें और किसको छोड़ें। जैसे कोविड-19 का विस्तार कहाँ तक है, किन देशों तक है, किन देशों में जनसंख्या ज़्यादा प्रभावित है, किन देशों में कम प्रभावित है, किन देशों में कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा प्रभावित है, कौन सा एज ग्रुप कम प्रभावित है इस महामारी से। इस महामारी से जुड़ी हुई जो अन्य सामाजिक समस्याएं हैं, जनसंख्यात्मक समस्याएं हैं, वो भी नाना प्रकार की।
कहीं पर बेरोजगारी बढ़ रही है, तो कहीं पर मानसिक अवसाद बढ़ रहा है, तो कहीं पर राष्ट्रों के बीच संघर्ष की स्थिति सामने आ रही है। आपने यूरोपियन यूनियन के देशों को देखा कि कैसे इटली ने उन पर इल्जाम लगाया कि महामारी के समय यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा इटली की मदद नहीं की गई, इटली के प्रति उनका जो नजरिया था वो सही नहीं था, मानवीय नहीं था। तो ये भी एक पक्ष है। अब जब वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन नाना देशों के द्वारा बनाई गई। अब कौन सी वैक्सीन ज्यादा कारगर है, कौन सी कम कारगर है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या होंगे, वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, भारत की स्थिति क्या है, क्यों सेकेंड वेव कोविड का इतना घातक हो रहा है भारत में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की इस स्थिति को किस रूप में लिया जा रहा है, किस रूप में विश्लेषित किया जा रहा है, राष्ट्र ऑक्सीजन की सहायता या वैक्सीन की सहायता किन रूपों में मुहैया करा रहे हैं, वहां पर राजनीतिक प्रश्न कहां उलझ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कोविड-19 की एक घटना, एक मुद्दा बहुत सारे पक्षों को लिए हुए है और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है सामाजिक शोध का। सामाजिक जीवन की हर घटना ऐसे ही बहुत सारे पक्षों को समेटे हुए है। अब किसी भी शोधकर्ता के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो किसी विषय के सभी पक्षों का एक ही साथ अध्ययन कर ले, क्योंकि उसके पास समय की सीमा होती है, संसाधनों की सीमा होती है। और अगर कोई शोधकर्ता इन सारे पक्षों का अध्ययन करने लगेगा तो वो अध्ययन कार्य में उलझ जाएगा, किसी निष्कर्ष तक पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर एक शोधकर्ता रिसर्च से पहले रिसर्च डिजाइन बना लेता है, शोध प्रारूप बना लेता है, तो उस प्रारूप में वो पहले ही ये तय कर लेता है कि उसे किस विषय पर, विषय के किस पक्ष पर शोध करना है। जैसे कोविड-19 का विषय व्यापक है, उसमें किसी एक पक्ष को चुनकर उसका अध्ययन करना उसके लिए सहज होगा। कोई एक पक्ष वो चुन सकता है, कोई भी एक पक्ष, कि कोविड-19 की महामारी से मजदूर वर्ग कितना प्रभावित है, या कोविड-19 का मजदूर वर्ग पर प्रभाव, या कोविड-19 का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, किसी एक पक्ष को चुनकर उस पर वो अध्ययन करता है। तो इस पक्ष का उल्लेख वो शोध प्ररचना में पहले ही कर देता है, इसलिए जब भी वो तथ्य संकलित करने जाता है अपने उस पक्ष से संबंधित तथ्य ही इकट्ठा करता है। ऐसी स्थिति में उसका सही मार्गदर्शन हो पाता है, वो भ्रम से बचता है, भटकाव से बचता है और सही दिशा को पकड़ते हुए वो एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाता है। ये शोध प्ररचना निर्मित करने का लाभ होता है। इसलिए जरूरी है शोध प्रारूप का निर्माण करना, शोध की रूपरेखा का निर्माण करना। अब एक अच्छे अनुसंधान प्रारूप की क्या विशेषताएं होती है, किस तरह का रिसर्च डिजाइन बनाया जाए कि वो शोधकर्ता के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो। तो एक अच्छे अनुसंधान प्ररचना की या अनुसंधान प्रारूप की सबसे पहली खासियत ये होती है कि ये शोध प्रारूप किसी विशेष अनुसंधान कार्य से संबंधित होता है। यानी जो शोध कार्य जिस विषय पर किया जा रहा है उस विषय के लिए ही शोध की रूपरेखा बनाई जाएगी। अगर कई शोध कार्य किए जा रहे हैं तो हर शोध कार्य के लिए अलग अलग रूपरेखा बनाई जानी आवश्यक होती है। यानी
एक शोध प्रारूप स्पेशली एक खास शोध विषय के लिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि शोध प्रारूप हम एक बना लें और उस प्रारूप के अनुसार किसी भी विषय पर, विषय के किसी भी पक्ष पर शोध कार्य संपन्न कर लें। ऐसा नहीं होता। हर विषय के लिए, हर शोध के लिए अलग अलग शोध प्रारूप बनाया जाता है। दूसरे शोध प्रारूप, अच्छा शोध प्रारूप जो होता है वो अनुसंधानकर्ता को उसके कार्य में मार्गदर्शन करता है। वही शोध प्ररचना अच्छी मानी जाती है जो शोधकर्ता को दिशा दिखा सके, उसे भटकाव से रोक सके। तीसरी विशेषता ये होती है शोध प्रारूप की कि इस शोध प्रारूप के माध्यम से कोई भी शोध समस्या, कोई भी सामाजिक विषय जिसकी प्रकृति बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, समझ में आने योग्य नहीं है, मुश्किल से समझ में आती है, ऐसी जटिल समस्या को सरल रूप में प्रेजेंट किया जाता है शोध प्रारूप के माध्यम से। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कोविड-19 के विषय का। ये विषय अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, बहुत सारे पक्ष हैं इसके, लेकिन शोध कार्य करने से पहले अगर हम शोध प्रारूप बना लेते हैं तो वो कठिन विषय सहज हो जाता है, क्योंकि उस शोध प्रारूप में शुरू से लेकर अंत तक हम समस्या का उल्लेख करते हैं, समस्या के समाधान के लिए तथ्यों के संकलन की विधियों को इंगित करते हैं, अध्ययन के क्षेत्र को परिभाषित करते हैं, निदर्शन को परिभाषित करते हैं। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप शोध प्रारूप के माध्यम से शोधकर्ता कठिन कार्य को सहज रूप में करने में संभव हो पाता है और इसके माध्यम से वो जटिल विषय को सरल रूप में प्रेजेंट कर पाता है। अनुसंधान की रूपरेखा वो होती है जो शोध कार्य करने से पहले ही बनाई जाती है। ये काम पहले का है, शोध से पहले का है। शोध कार्य शुरू करके शोध की प्ररचना नहीं बनाई जा सकती, शोध की योजना नहीं बनाई जा सकती। उसकी योजना तो सॉरी शोध कार्य प्रारंभ करने से पहले ही बनाई जाती है। ये जो शोध प्रारूप होता है वो विषय के जितने भी उद्देश्य होते हैं, क्योंकि कोई भी शोधकर्ता निरुद्देश्य शोध कार्य को संपन्न नहीं करता, उसका कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है, चाहे ज्ञान प्राप्त करना लक्ष्य हो या किसी समस्या का समाधान करना लक्ष्य हो या समाज में कोई वांछित परिवर्तन लाना उसका लक्ष्य हो। किसी भी लक्ष्य के तहत शोधकर्ता शोध कार्य कर सकता है। तो एक अच्छी शोध डिजाइन वो मानी जाती है जो शोधकर्ता के अधिकतम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सके। शोध प्ररचना भी कई तरह की होती है। कौन सी शोध प्ररचना बनाई जाए किस शोध के लिए, ये डिपेंड करता है कि अनुसंधान की समस्या क्या है, विषय क्या है और उस विषय से संबंधित जो उपकल्पनाएं निर्मित की गई हैं उनकी प्रकृति क्या है। यानी शोध का डिजाइन किसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, शोध की समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। शोध से संबंधित जो पूर्व निष्कर्ष पहले ही निकाल लिए गए हैं जिनको उपकल्पना कहते हैं, उनका नेचर क्या है, उनको ध्यान में रखते हुए शोध प्रारूप के प्रकार को तय किया जाता है कि किस तरह का, किस टाइप का शोध प्रारूप शोधकर्ता के द्वारा तैयार किया जाएगा। ये भी शोध प्रारूप की एक खासियत होती है, एक विशेषता होती है। और एक शोध प्रारूप जो होता है वो
शोध समस्या के चुनाव से लेकर उसका जो अंतिम चरण है यानी रिपोर्ट राइटिंग, उस तक पहुंचने में शोधकर्ता को बहुत ज्यादा सहायक होता है। कदम कदम पर शोधकर्ता को निर्णय लेना होता है शोध के संचालन के विषय में, और इस निर्णय को व्यवस्थित रूप से लिए जाने में सहायक होती है शोध प्ररचना या शोध प्रारूप। ये खासियत होती है। जो शोध प्रारूप शोधकर्ता को शुरू से लेकर अंतिम पड़ाव तक पहुंचने में कारगर ढंग से निर्णय लेने में मदद कर सके, वो अच्छी शोध प्ररचना कहलाती है। इसके साथ साथ अच्छी शोध प्ररचना के लिए ये भी जरूरी है कि उसे बहुत ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। यानी जो कुछ शोध प्रारूप में लिख दिया गया है, तय कर दिया गया है, रूपरेखा बना दी गई है, सिर्फ उसी के दायरे में रहकर शोधकर्ता शोध कार्य को संचालित करेगा तो ये कठोर शोध प्ररचना होगी। लेकिन आप जानते हैं कि सामाजिक जीवन बहुत कॉम्प्लेक्स है, मनुष्य का स्वभाव बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, परिवर्तनशील है, सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। आज हमने किसी विषय पर रिसर्च के लिए एक डिजाइन बना ली, रूपरेखा बना ली, हम 2-4 दिन बाद या महीने भर बाद शोध कार्य को करने जाते हैं उसी प्रारूप के आधार पर, तो हम ये देखते हैं कि समाज में परिवर्तन आ गया है। जिन परिस्थितियों के तहत हमने ये प्ररचना बनाई थी वो परिस्थितियां अब चेंज हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में शोध प्रारूप फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, यानी परिस्थितियों के अनुरूप उसमें परिवर्तन करने की गुंजाइश होनी चाहिए। बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता शोध प्रारूप में, नहीं तो शोध प्रारूप का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। लेकिन हाँ, जहां पर जरूरत हो वहां थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें किया जा सकता है। ये पूरी तरह निर्भर करता है कि परिस्थितियां कैसी और किस दिशा में परिवर्तित हुई हैं। मानव स्वभाव का परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन किस दिशा में और कितना हुआ है। तो ये एक अच्छे शोध प्रारूप की खासियत होती है कि उसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो शोधकर्ता के लिए शोध के उद्देश्य को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। अब बात आती है कि एक शोध प्रारूप, शोध की जो रूपरेखा बनाई जाती है उसकी विषय वस्तु क्या होती है, यानी उसमें किन बातों का उल्लेख किया जाता है, रूपरेखा बनाने में किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो किसी भी शोध प्रारूप को बनाते समय सबसे पहले उस विषय का उल्लेख किया जाता है जो विषय शोध कार्य के लिए चुना गया है। शोधकर्ता विषय को चुनता है कि हमें इस विषय पर, विषय के इस पक्ष पर शोध करना है। तो शोध का विषय क्या होगा? जब वो रिसर्च की डिजाइन बनाता है, रूपरेखा बनाता है, तो उस विषय का उल्लेख जरूर कर देता है, और केवल उल्लेख ही नहीं करता बल्कि वो उस विषय को स्पष्ट भी करता है वहां पर कि उसका विषय क्या है, विषय के किस पक्ष पर उसे अध्ययन करना है, उसकी सीमाएं क्या हैं, इन सब का उल्लेख वो शोध विषय के साथ करता है। अब विषय का चयन कैसे करता है? अपनी कल्पना के आधार पर तो शोधकर्ता विषय को चुनता नहीं, बल्कि वो क्या करता है कि विषय का चुनाव करने से पहले कुछ साहित्य का अध्ययन करता है। वो
लिटरेचर रिव्यू करता है कि सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में किन किन विषयों पर रिसर्च वर्क हुए हैं, जर्नल्स के लेखों को पढ़ता है, पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करता है, सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज भी उसे उपलब्ध होते हैं, उनका भी वो अध्ययन करता है। इनका अध्ययन करने से क्या होता है कि विषय के बारे में उसको एक प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हो पाती है और उस विषय के किस पहलू पर शोध किया जाना मूल्यवान होगा, उपयोगी होगा, इसकी जानकारी उसे मिलती है। ज्यादातर शोधकर्ता विषय के अनछुए पहलुओं पर शोध करने की इच्छा रखते हैं, उद्देश्य रखते हैं। किसी एक विषय पर ही बहुत सारे रिसर्चर्स रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन हर के रिसर्च का, हर के शोध का दायरा अलग होगा, क्षेत्र अलग होगा। कोई किसी पहलू पर जोर देगा तो दूसरा किसी और पहलू पर जोर देगा, तीसरा किसी और पहलू पर जोर देगा। तो शोधकर्ता जब भी शोध विषय का चयन करता है तो वो इस बात का पता लगाता है कि उस विषय पर पहले कौन सारे शोध किए गए हैं, उन शोधों के विभिन्न पक्ष कौन से रहे हैं और उन शोध के निष्कर्ष क्या रहे हैं, वो किन निष्कर्षों तक पहुंचे। इन सब का व्यापक आकलन करके, अध्ययन करके उस विषय पर किस पक्ष पर अध्ययन किया जाए, इसके बारे में शोधकर्ता अपनी एक भूमिका तैयार करता है इन जानकारियों के आधार पर। तो उस विषय का उल्लेख उसे शोध प्ररचना में करना होता है। शोध प्ररचना की शुरुआत ही शोध विषय के उल्लेख से होती है। दूसरा जो पार्ट होता है शोध प्ररचना का, वो होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना किसी भी आलेख का आईना होती है। शोध प्रारूप भी जब शोधकर्ता तैयार करता है तो उसकी भी प्रस्तावना लिखता है, पृष्ठभूमि लिखता है, भूमिका लिखता है। इस भूमिका में वो क्या बताता है कि जो विषय उसने शोध के लिए चुना है, उस विषय में उसकी रुचि कैसे उत्पन्न हुई, उस विषय की उपयोगिता क्या है, उस विषय की प्रासंगिकता क्या है, रिसर्च वर्क के माध्यम से जिन निष्कर्षों पर पहुंचेगा वो निष्कर्ष व्यावहारिक जीवन में कितने उपयोगी होंगे, उन निष्कर्षों से सिद्धांत निर्माण की दिशा में कहां तक आगे बढ़ा जा सकेगा, इसकी एक पृष्ठभूमि शोधकर्ता के द्वारा शोध डिजाइन में दी जाती है। साथ ही इस प्रस्तावना में वो ये भी बताता है कि अब तक इस विषय पर कितने शोध किए गए हैं और विषय के बारे में जो साहित्य उपलब्ध हैं, यानी जो शोध कार्य किए गए हैं, उन शोध कार्यों की क्या कमियां हैं या क्या त्रुटियां हैं और इन कमियों को कैसे आगामी शोध में दूर किया जा सकता है, उन्हें दूर किया जाना संभव होगा। आपने वैज्ञानिक शोध के चरणों के बारे में जाना पिछली क्लास में। उसमें अंतिम चरण था रिपोर्ट राइटिंग। एक शोध की रिपोर्ट में ही इस बात का उल्लेख कर दिया जाता है शोधकर्ता के द्वारा कि उसके शोध कार्य की क्या कमियां उसे महसूस हो रही हैं। अब जब वो रिपोर्ट लिख रहा है तो उसमें क्या कमियां रह गई हैं, क्या पक्ष छूट सा गया है, इस बात की ओर संकेत रिपोर्ट में स्वयं शोधकर्ता के द्वारा दे दी जाती है। जब अगला शोधकर्ता उस रिपोर्ट को पढ़ता है तो वो भी उस कमियों से परिचित होता है और अपने द्वारा आगे किए जाने वाले शोध में उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। तो एक शोधकर्ता पूर्व के रिसर्च में जो कमियां रह गई हैं उन्हें कैसे दूर करेगा, इसका उल्लेख भी वो
रिसर्च डिजाइन तैयार करते समय जब प्रस्तावना लिखता है, उस प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख कर देता है। तो शोध का विषय हो गया, प्रस्तावना हो गई जो शोध प्रारूप का अंग होती है। तीसरे, शोध प्रारूप निर्मित करते समय शोधकर्ता को उसमें अध्ययन का उद्देश्य भी बताना होता है, उसकी प्रकृति भी स्पष्ट करनी होती है। उद्देश्य दो तरह के हो सकते हैं किसी भी शोध कार्य के। एक तो मुख्य उद्देश्य हो सकता है और दूसरे कुछ अन्य उद्देश्य, सह उद्देश्य भी हो सकते हैं। तो शोधकर्ता जो शोध कार्य करने जा रहा है, जिस विषय को उसने चुना है, उस विषय का, उस शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उल्लेख वो शोध डिजाइन में करता है। उसका मुख्य उद्देश्य अगर ज्ञान प्राप्त करना है, विषय के बारे में सिद्धांत निर्माण करना है, तो वो उसका उल्लेख करता है। इसके साथ साथ वो ये भी कह सकता है कि ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ इसका उद्देश्य व्यावहारिक समस्या का समाधान करना भी। जैसे अगर आपने विषय चुना, शोधकर्ता ने विषय चुना महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता भारत के संदर्भ में, तो इस विषय का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए वो क्या कहेगा कि महिलाओं की राजनीतिक जागृति के विषय में जानकारी हासिल करना उसका प्राथमिक उद्देश्य है, ताकि इसके आधार पर सिद्धांत निर्माण किए जा सके। इसके साथ साथ सह उद्देश्य के रूप में वो स्पष्ट करेगा राजनीतिक जागरूकता के माध्यम से समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, ये भी इस शोध कार्य का लक्ष्य होगा। महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा बढ़ रही है व्यावहारिक सामाजिक जीवन में, उस हिंसा को रोकना, उस हिंसा को रोकने के लिए लोगों की मनःस्थिति में परिवर्तन लाना, ये भी इस शोध का उद्देश्य है। तो कुछ उद्देश्य सह उद्देश्य के रूप में हो सकते हैं और एक मुख्य उद्देश्य हो सकता है शोध कार्य का। शोधकर्ता को रिसर्च डिजाइन बनाते समय ही ये स्पष्ट करना होता है कि उसके अध्ययन का, उसके शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है और सह उद्देश्य क्या है। साथ ही जो शोध कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है, उस शोध कार्य की प्रकृति कैसी होगी, उसमें तथ्यों का विश्लेषण कैसे किया जाएगा, तथ्यों का संकलन कैसे किया जाएगा, क्या सांख्यिकीय विधि को अपनाते हुए किया जाएगा, संख्यात्मक विवेचन किया जाएगा, वो मात्रात्मक शोध होगा या गुणात्मक शोध होगा, व्यक्तिगत अध्ययन पर आधारित होगा या तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा, विश्लेषणात्मक होगा या अन्वेषणात्मक होगा, या फिर उसके शोध कार्य में इन सभी का सम्मिश्रण मिलेगा। वो संख्यात्मक भी होगा, गुणात्मक भी होगा, विश्लेषणात्मक भी होगा, अन्वेषणात्मक भी होगा। तो क्या प्रकृति होगी उसके अध्ययन की, उसके शोध की, इस प्रकृति का उल्लेख भी शोध कार्य करने से पहले जो रिसर्च डिजाइन तैयार की जाती है उसमें कर दिया जाता है। ये शोध प्रारूप की विषय वस्तु का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके साथ शोध प्रारूप में एक शोधकर्ता सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक संदर्भों का भी उल्लेख करता है। क्यों ये उल्लेख करता है? क्योंकि कोई भी शोध कार्य एक विशेष प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या भौगोलिक वातावरण में किया जाता है। एक शोधकर्ता अगर भारत के संदर्भ में अध्ययन कर रहा है तो उसे भारत की सांस्कृतिक परिस्थितियों, सामाजिक परिस्थितियों, भौगोलिक स्थितियों, जलवायु संबंधी
परिस्थितियों या भारत की राजनीतिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य करना होता है। ऐसी स्थिति में उसे शोध प्रारूप में ये बताना होता है कि किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत वो शोध कार्य करने जा रहा है, किस तरह की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत शोध कार्य करने जा रहा है। ये बताना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये जो परिस्थितियां होती हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शोध कार्य को प्रभावित करती हैं। शोधकर्ता के व्यक्तिगत मूल्यों को तो प्रभावित करती ही हैं, साथ ही जिन लोगों से वो शोध सामग्री इकट्ठा करने जा रहा है, तथ्य संकलित करने जा रहा है, जो उत्तरदाता हैं, जिनसे वो प्रश्नावलियां भरवाने जा रहा है, उनके भी सामाजिक मूल्य, परंपराएं, मान्यताएं या जो स्थानीय रीति रिवाज हैं, वो उनके आंसर को प्रभावित करते हैं। और जब उनका आंसर प्रभावित होगा तो उससे शोध कार्य, तथ्यों का विश्लेषण भी प्रभावित होगा। एक राजनीतिक व्यवस्था भी, उसकी प्रकृति भी प्रभावित करती है शोध कार्य को, शोधकर्ता को। जैसे अगर एक लोकतांत्रिक देश में शोधकर्ता शोध कार्य कर रहा है तो उसके लिए आंकड़ों को इकट्ठा करना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान होगा, क्योंकि लोकतंत्र खुलेपन में विश्वास रखता है, सूचनाओं के आदान प्रदान में विश्वास रखता है, थोड़े प्रतिबंधों के साथ। लेकिन वही शोधकर्ता जब एक बंद समाज में जा रहा है, एक गैर लोकतांत्रिक समाज में, राजनीतिक व्यवस्था में अध्ययन करने जा रहा है, चाइना जैसे देश में अध्ययन करने जा रहा है, तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। उसे तथ्य संकलन में बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, नाना तरीकों को इस्तेमाल में लाना होता है, क्योंकि बंद राजनीतिक व्यवस्था या गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में सूचनाओं का प्रवाह उतना सहज नहीं होता, सूचनाएं प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता जितना एक लोकतांत्रिक देश में होता है। इसलिए शोधकर्ता के लिए इस बात का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है कि किस तरह के राजनीतिक वातावरण में या किस तरह की भौगोलिक परिस्थिति में वो अपने शोध कार्य को संपन्न करने जा रहा है। उसको आर्थिक परिवेश को भी स्पष्ट करना होता है कि वो एक पिछड़े हुए देश में, पिछड़े हुए नगर में या समृद्ध नगर में, समृद्ध नगर के निवासियों से तथ्य संकलित करेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उत्तरदाताओं के उत्तरों पर पड़ता है, उनके दृष्टिकोण पर पड़ता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है कि शोधकर्ता जिन लोगों से तथ्य संकलित करने जा रहा है वो कितना सही और सटीक जवाब विषय से संबंधित प्रश्नों के बारे में दे सकेंगे, क्योंकि नेचुरली जहाँ पर आर्थिक समृद्धि ज़्यादा होगी वहाँ शिक्षा भी ज़्यादा होगी, जहाँ शिक्षा ज़्यादा होगी वहाँ पर स्पष्ट दृष्टिकोण होंगे, नॉलेज का स्तर ज़्यादा अच्छा होगा, सार्वजनिक विषयों को लोग समझते होंगे, सामाजिक विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया देते होंगे। तो इन सब बातों का प्रभाव पड़ता है, आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव अन्य बातों पर पड़ता है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शोध कार्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। इसीलिए शोधकर्ता को रिसर्च डिजाइन बनाते समय इस बात का उल्लेख करना होता है कि उसका शोध कार्य किस तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या भौगोलिक परिस्थितियों में संपन्न होने जा रहा है, और फिर इन परिस्थितियों का उल्लेख वो तथ्यों की व्याख्या करते समय भी कर सकता है। ये भी उसके लिए उपयोगी साबित होते हैं वहां भी। तो इस तरह से रिसर्च डिजाइन की जो विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु में
ये तत्व भी शामिल होता है, इसका भी उल्लेख किया जाता है।